दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को हल किया गया है। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है और उस पर जाकर आप 2022 और 2021 के सभी शिफ्टों को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चेक कर भी लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट पीटी परीक्षा 2022 का जो हल प्रश्न पत्र है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ये देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, फिर आप अपनी तैयारी करिए उसी पैटर्न पर, ठीक है। और डेली आपको 25 से 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको भी प्रतिदिन हल करिए। इससे आपका स्कोर औरों से बेहतर रहेगा। और याद रखिए कि औरों से बेहतर रहना भी चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे पीटी परीक्षा के बाद, जब एग्ज़ाम्स आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तब अगर आपके अंक औरों से बेहतर नहीं हुए तो फिर पीटी ही बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है कि 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना ये कब शुरू की गई थी, मतलब कहाँ से शुरू की गई थी। तो इसका आंसर था कर्नाटक से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसकी व्याख्या दूंगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो उसके बारे में आपको टॉपिक बताऊंगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो ये जो घोषणा हुई थी ये यूके के साथ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना और जो सैन्य समझौते हुए हैं उस पर आधारित प्रश्न है, तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है। तो स्त्रियों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं इस साल भी स्टार्ट की गई हैं। मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, तो सब याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो योजना थी नारी को नमन, यह योजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि बसों में छूट दी गई थी महिलाओं को यात्रा करते समय। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। तो ये वाराणसी वाला था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। जो भी रिपोर्ट्स विश्व बैंक, नीति आयोग और WHO की तरफ जारी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको जरूर याद रखना। फिलहाल ये जो रिपोर्ट थी ये नीति आयोग ने जारी की थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो ये उत्तर प्रदेश है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय भी बनने वाले हैं, मतलब उनका कैंपस बनने वाला है। तो जो भी भारत के बाहर जो संस्थाएं बन रही हैं एजुकेशन से संबंधित और जो संस्थाएं भारत में आ रही हैं वो टॉपिक, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसके पहले आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये लक्षद्वीप है। आपको पता ही है कि लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आपका है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कैंपस पावर प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। फिलहाल इस साल तो नहीं, लेकिन बैंक जो लोन वगैरह से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी योजनाएं चलाते हैं उसको पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना कि कुल मिला के 5 राज्य हैं, ठीक है। और इनके नाम मैं आपको बता दूं, चलो बता देता हूँ। देखो ये जो 5 राज्य इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ज़्यादातर जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से ही बनती हैं, 5, 4 और 1। तो इस प्रकार से इसको रट लेना अच्छे से। ये हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए कि चीन के साथ, ठीक है। तो चीन के साथ भी 5 प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं बताओ। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ये बताना है आपको। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया था तो आपको पता है ज़्लॉटी होती है। पोलैंड की राजधानी अगर पूछ लिया तब, तो राजधानी इसकी वार्सा है, ये भी याद रखना। मैं कुछ पॉइंट आपको दे रहा हूँ जैसे कि आपको पता चल सके कि मतलब एग्ज़ाम में कुछ फेरबदल भी क्वेश्चन में कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ये कथक होता है, आपको पता ही है। अब
एग्जाम में ये भी आ सकता है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत में कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है, तो कुल 8 होते हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्रा से, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिया होता है असम से, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल। तो ये जो 8 नृत्य हैं इनको शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। कौन कौन से, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है, किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिस भी बच्चे का पेपर है उसने भारत के राष्ट्रपति टिक कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा सत्र को स्थगित कौन कर सकता है, जानते कौन करता है, ये स्पीकर कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो होता है ये लोकसभा को आहूत कर सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, सत्रावसान जिसको कहते हैं, ये कर सकता है। लेकिन लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है, स्पीकर के पास होती है, तो ये याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब अहिंसा का जो संदेश है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, तो 2 अक्टूबर, बस इसी तरीके से याद रहेगा ये आपको। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है वास्को डी गामा का मकबरा, यानी कि वो कहाँ पर दफनाया गया था, भारत में। अब देखो वास्को डी गामा जो था वो आपको याद ही है कि 1498 में भारत आया था, कालीकट के पास उतरा था, तो वो यहीं पर मर भी गया था। ठीक है, कोच्चि केरल में उसकी कब्र है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर कि थॉमस कप। अब देखो थॉमस कप, उबेर कप, ये सब जो कप होते हैं ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर 3 याद रख लो, एक बैडमिंटन, एक फुटबॉल और एक हॉकी से संबंधित जितने भी कप हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका डन रहेगा। फिलहाल तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये बहुत शानदार किताब है, मौका मिले तो पढ़ना जरूर, बहुत आपको नॉलेज मिलेगा इससे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये उन्हीं की जीवनी है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है, आपको पता ही है, फसलों का जो पैटर्न होता है बदल जाता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, तो सभी कुछ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पर हिंदी का पैरा दिया गया है और उस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। फिलहाल देखो बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, आजकल पढ़े लिखे युवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क, पैरा के मुताबिक आपको आंसर देना पड़ता है, तो माँ बाप का सपना पूरा करने जाते हैं फिर वहीं के हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, यहाँ कौन से व्यवहार, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष वाली बात होती है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। ठीक है, और विदेशों में जा बचे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, तो अधूरे संस्कार ही दोषी होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। और माँ बाप के भी संस्कार यहाँ पर काम नहीं आते, क्योंकि माँ बाप ही तो पहले उन्हें भेजते हैं, बाद में खुद ही परेशान होते हैं। विदेश में जा बचे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से कर भी नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ जगहसाई से बचने के लिए भैया भेजे तो थे, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ पे, ये बात होती है। बच्चों की शिकायत की माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, कौन सही में दोषी है, तो निश्चित रूप से पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बचे बच्चों को, ये जो मतलब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है ना कि मतलब पीढ़ी का जो अंतराल होता है वो समस्या होती है। तो बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। फिर एक यहाँ पर और भी है कि 24 से 28 तक का जो उत्तर है, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। एक पैरा यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर इसी पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए थे, तो 2 अनसीन पैसेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रश्न था कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वो चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें, तो यहाँ पर जो आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24 का, वो बनेगा ऑप्शन बी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके अपने पास रखें और अगली पीढ़ी सदस्यों पर न बोझ बने। देखो ये हमेशा के लिए सत्य है, ठीक है, किसी पर बोझ मत बनो। जब आप बच्चे होते हो तब भी एक टाइम के बाद माँ बाप पर भी बच्चा जो कमाता नहीं है वो बोझ ही प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, कौन से माँ बाप, तो जो माँ बाप यहाँ पर
बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के लिए दी जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से आत्मीयता गायब है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील हो गई है। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। प्रश्न था कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा होता है? तो माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, ये मुख्य कारण होता है। ठीक है। इसके बाद था कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? निश्चित रूप से जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं। ठीक है। तो बचपन में अगर बच्चे को भी भेज दिया गया होता इसी प्रकार से अनाथालय में, तो उनको समझ में आता। एनीवे, अब यहाँ पर देखो मैथ के प्रश्न है, इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा, उसमें आपको सारे प्रश्नों की व्याख्या मिल जाएगी। तो 29 से लेकर 48 तक जो प्रश्न हैं वो मैथ पर ही आधारित हैं, तो उनको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अलग वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर, अकबर ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो जजिया कर कौन लगाया था फिर से? औरंगजेब। ये सही जवाब है। किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को। ठीक है, रेलवे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की कथाएं कौन लिखा है? तो विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश दिया था वो धम्मचक्र प्रवर्तन, यहाँ पर धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा कहा जाता है उसे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो आपको पता ही है कि समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना आप। आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है। तो 54 में है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो यहाँ पर जो विकल्प है सी, यही करेक्ट है इसका। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना चाहते थे। फिर इसके बाद 1930 में ये काम शुरू हो गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, ये सबसे बड़ा यहाँ पर परिणाम निकल के सामने आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इंग्लिश में समझिए इसको, अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, दैट इज कैस्पियन सागर है ये। अब कैस्पियन सागर की जो सीमाएं हैं वो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान से मिलती हैं। बैकाल झील रूस में है और सुपीरियर झील कहाँ पर है? ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। लोकेशन याद रखा करो। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो प्रथम और अंतिम कह सकते हैं आप इन्हें, सी राजगोपालाचारी। अगर ये प्रश्न आ गया कब से कब तक थे, तो 1948, 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 को जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये उत्तर आप लिख सकते हैं, मतलब सबसे निकट यही उत्तर होगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 1942 में INA का जो गठन था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, उनका नाम ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, बाद में ये जो मतलब ये जो सेना बनी थी उसकी कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो बी एक निकट का उत्तर है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। सागौन के जो जंगल होते हैं ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिक्र है, तो मध्य प्रदेश उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट होगा, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रस्फोट कहते हैं, बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट इसे कहते हैं। GMT का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है वो आपको पता ही है, ये ग्रीन विच मीन टाइम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे क्रूड जन्म दर कहते हैं। ठीक है, क्रूड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, क्रूड बर्थ रेट इसे कहा जाता है।
और 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, आपको याद ही होगा। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, ये ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही था। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, योजना आयोग का आपको पता ही है कि इसे बाद में नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी जो हैं वो मतलब योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद तो नीति आयोग आ गया था 2015 में, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, खेती वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें लगभग भारत की 51% जनसंख्या इसी में काम कर रही है। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब। आपको पता है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, विश्वव्यापी रूप से देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में स्टार्ट किया था। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966-67 में शुरू हुई थी हरित क्रांति, ठीक है। तो पंजाब से इसकी शुरुआत की गई थी, ये याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 29 करता है, ठीक है। अनुच्छेद 30 जो होता है ये क्या करता है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसके बारे में अच्छे से रटो। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो राजनीति के निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और ये किस भाग में स्थित है? तो 3651 में है, आपको पता है कि भाग 4 में। कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों में ये चारों आ जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर लो इसका उत्तर, ये सभी शामिल है मौलिक कर्तव्यों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व, बिना हाइड्रोजन के तो अम्ल बनेगा नहीं, तो हाइड्रोजन कर लेते हैं, ठीक है। नॉन स्टिक खाना जो होता है टेफ्लॉन, वो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन कोटेड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 245 अनुच्छेद 245 क्या करता है? आपको पता ही है कि 245 के अनुसार कानून बनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 74 का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि संविधान का जो भाग 11 है उसमें आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य संबंध से आधारित है। 1983 में इसे बनाया गया था, तो सन भी थोड़ा याद रखो तो बेहतर। प्रकाश वर्ष जो होता है ये तारकी दूरी के लिए माप में लाया जाता है। ये आपको पता ही होगा कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश अब जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब प्रकाश से संबंधित है, लाइट का है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है चूहा, हाथी, डॉल्फिन और व्हेल में तो सबसे बुद्धिमान डॉल्फिन मानी जाती है, ये बहुत समझदार होती भी है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास जो होगा फ्रेंड्स वो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों पर निर्भर करेगा, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, यानी कि क्या होगा कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा स्वल्प का संधि विच्छेद सूधन अल्प होता है, सूधन अल्प, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सूधन अल्प। यहाँ पर कौन सी संधि होगी बताओ? ये यण संधि होगी, ठीक है। इति और ईति का सही अर्थ भेद क्या है? तो ईत मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। फिर ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसको आस्तिक कहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है। और बाकी जो मैथ में ये देखो इंग्लिश है, इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं थी, आसान सी इंग्लिश है, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, बताने लायक कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पर देखो मैथ के प्रश्न आ गए, इसके लिए अलग वीडियो ही होगा। बाकी देख लेते हैं जी, इस पर आधारित कुछ और प्रश्न होते हैं तो उसको आंसर कर लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में, ये भारत और नेपाल के बीच में चली थी, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। खैर याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बार आपको जो करंट पढ़ना है वो आप पढ़ लो, मार्च से शुरू कर दो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, ऐसा करो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अप्रैल, मई, कितना 4 महीने का पढ़ लेना। अक्टूबर में एग्ज़ाम है ना, तो अक्टूबर से पहले आपका जो सितंबर आएगा, सितंबर पढ़ लेना, अगस्त पढ़ लेना, जुलाई पढ़ लेना
और जून का पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना बहुत है, इतना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहीं से मैं देख रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस 4-5 महीने का ही क्वेश्चन पढ़ रहा है, मतलब 4-5 महीने से ही ज़्यादातर जो प्रश्न उठा रहा है। बाकी 1-2 प्रश्न अगर छूट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो 90% क्वेश्चन आपको यही पिछले 4 महीने से मिल जाएंगे। मतलब आपको जो है जून से स्टार्ट करना चाहिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना अच्छे से पढ़ लो। और इसकी एक कंबाइंड PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो और अच्छे से पढ़ डालो। इतना जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना पढ़ लोगे, काम हो जाएगा आपका। कुल मिला के 15-15 पन्ने का लगभग लमसम आपका 1 महीने का पड़ेगा, तो 15 चौका 60 पन्ना, ज़्यादा नहीं है। अभी से पढ़ोगे तो पढ़ लो जाओगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर संगत का चयन करना है, तो छोड़ो इन सब प्रश्नों को। ये 99 वाला क्वेश्चन भी मैथ पर ही है, और ये तो ये हो गया आपका। बाकी जो वीडियोज आ रहे हैं, अब अगला हम कौन सा हल करेंगे, देखो 16 अक्टूबर का जो शिफ्ट 1 की परीक्षा हुई थी ना 2022 वाली, उसको हल करेंगे। फिर 16 अक्टूबर को शिफ्ट 2 वाली, फिर 2021 के दोनों शिफ्ट। इसके बाद मैथ की एक कंबाइंड वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें सारे जो आपके प्रश्न हैं वो सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और क्वेश्चन पेपर के लिए टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। और क्या बताऊँ, बस इतना बहुत है, बने रहो हमारे साथ।